BPNI and why this campaign is so important? Why is breastfeeding important? क्यों हम easily formula feed नहीं दे सकते? Why we need to learn about breastfeeding? Yeah, Garima. So what is engorgement? Can you just elaborate a little more on that? Ma'am, why they say कि baby के birth के immediate 1 hour is more important? Today we're talking about something every parent needs to understand, but not enough people do: breastfeeding. Joining us is Dr. Garima Mehta, a pediatrician and certified lactation consultant with 8 years of hands-on experience. Also with us is Tushita Pregnancy A to Z, a childbirth educator who's helped many women feel empowered before, during, and after birth. Hello, Surat. Hope all of you are doing good. आज एक इम्पॉर्टेंट कॉज पे मैं और डॉक्टर गरिमा एक पॉडकास्ट रिलीज कर रहे हैं जिसका नाम है ब्रेस्ट फीडिंग एंड द प्रॉब्लम्स वन वुड फेस ड्यूरिंग दिस टाइम। आई होप कि ये पॉडकास्ट आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो डॉक्टर गरिमा, आज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज BPNI एंड व्हाई दिस कैंपेन इज सो इम्पॉर्टेंट? Hello everyone. Hello Surat. See, BPNI is a non-profitable national organization. It's a breastfeeding promotion network of India. का मेन टारगेट या मेन गोल वही था कि मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अवेयर करना है, ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स इंडिया में इंक्रीज करने हैं। अभी रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है लेट्स टर्न आवर हॉस्पिटल्स ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली। सी, अभी ड्यूरिंग दिस टाइम 97 इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही हैं। 97% babies are born in some or other institute. So, मतलब hospitals plays a major role in promoting breastfeeding. तो अगर hospitals को हम breastfeeding friendly बना दें तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी later on. हॉस्पिटल में मेजर प्रॉब्लम्स अभी क्या आ रही हैं? फर्स्ट इज फॉर्मूला फीड का प्रमोशन, सेकेंड इज बेबी और मदर को सेपरेट कर दिया जाता है। आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज। कुछ लोग बोलते हैं बेबी का वेट कम है, कुछ लोग बोलते हैं बेबी इज नॉट वेल, या सम और अदर रीजंस के लिए बेबी और मदर आर नॉट केप्ट टुगेदर। थर्ड, देयर आर नॉट एडिक्वेट और लैक्टेशन ट्रेन्ड स्टाफ जो लैक्टेशन और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जिनको प्रॉपर नॉलेज है। दैट्स वाई वी आर लैकिंग ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स। इनफैक्ट आई टेल यू कि अगर 97% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही हैं तो उसमें से ओनली 37 to 38% ही बेबीज आर फेड इन फर्स्ट आवर ऑफ द डिलीवरी। सो BPNI is now conducting this campaign just to make hospitals around us breastfeeding friendly. तुषिता मैम, why is breastfeeding important? क्यों हम easily formula feed नहीं दे सकते? Why we need to learn about breastfeeding? Yeah, it's such a good question. You know, ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस खाली बच्चे के लिए भी नहीं है, बच्चे, माँ और सोसाइटी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इम्पोर्टेंस है। जब बच्चा ब्रेस्ट फीड पे होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी देने वाले एंटीबॉडीज़ रहते हैं, हॉर्मोन्स रहते हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए और ओवरऑल अपब्रिंगिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग खाली खाना नहीं है, वो मेडिसिन और अमृत है। अगर बच्चा बीमार है और यह बीमार बच्चा माँ की ब्रेस्ट पे लैच ऑन करता है तो उसकी सलाइवा माँ के बॉडी के अंदर जाती है और इमीडिएटली माँ का बॉडी एंटीबॉडीज क्रिएट करना चालू करता है वही बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट। और जैसे ही नेक्स्ट फीड में बेबी दूध लेता है तो एंटीबॉडीज वाला दूध बच्चे के अंदर जाता है। ये बच्चा इमीडिएटली रिकवर हो जाता है। अगर बच्चा बीमार है तो बीमारी भी लंबी नहीं चलती। When the baby latches on, तो बच्चे के जॉ के मसल्स, गम्स के मसल्स, टंग, ये सब हार्ड वर्क करते हैं टू गेन द मिल्क और इसी वजह से बच्चे कभी ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। ओवर ईटिंग ना करने की वजह से उनका वेट गेन भी कंट्रोल में रहता है और चाइल्ड ओबेसिटी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ये तो बात हुई फिजिकल ग्रोथ की। इमोशनली भी बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। When the baby latches on to mother's breast, माँ और बच्चे का स्किन टू स्किन टच होता है। बेबी फील्स मोर वार्म, कोजी एंड सेफ। ये बच्चों का इमोशनल क्वोशंट भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ये बच्चे अच्छी तरीके से सोच सकते हैं, सो थिंकिंग, रिमेम्बरिंग एंड रिकलेक्टिंग,
ये प्रोसेस उनकी बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ती है। ये बच्चे इमोशनली माता से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं और पूरे फैमिली से भी कनेक्टेड रहते हैं। ब्रेस्ट फीड बेबी जब बड़े होते हैं तो उनकी बीमारी का रेशियो बहुत ही कम होता है, ओवरऑल हेल्थ कॉस्ट कम होने लगता है। आई फील दैट अ हेल्दी बेबी इज इक्वल टू अ हेल्दी फैमिली, अ हेल्दी सोसाइटी एंड अ हेल्दी एंड प्रोग्रेसिव नेशन। मैम व्हाई दे से कि बेबी के बर्थ के इमीडिएट 1 hour इज मोर इम्पोर्टेंट? Oh yes, Garima, it is very important. It is called golden hour. So the process is कि जब भी बेबी का बर्थ होता है, the first thing baby do is cry aloud. Now, after baby's aloud cry, baby should be given to mother right on the breast. And then baby अपने shoulder के muscles use करता है, heart muscle use करता है और brain body coordination की वजह से वो क्रॉल करके अपने मदर की ब्रेस्ट तक पहुंचता है। Why to mother's breast? Because मदर्स की ब्रेस्ट के निप्पल के ऊपर का लिक्विड इज द एग्जैक्ट स्मेल ऑफ एम्नियोटिक फ्लूइड एंड द बेबी इज अट्रैक्टेड टू दैट और अपने आप अपना हेड ऊपर करके लैच ऑन करता है। यही गोल्डन आवर में व्हेन द बेबी लैचेस ऑन, फर्स्ट लिक्विड जो बेबी के पास जाता है दैट इज कोलेस्ट्रॉल एंड दैट इज अमृत फॉर बेबी। उससे बेबी में ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज आते हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है, बेबी का ग्रोथ एक्सट्रीम लेवल पे होता है। Now, it's not only this. When the baby is given to mother directly on breast, during this time, बेबी का ब्लड शुगर लेवल भी रेगुलेट होने लगता है, बेबी का बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है। मोर ओवर, मदर और बेबी दोनों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग के लिए भी इतना ही ज़रूरी है। बेबी को सेफ, वार्म एंड सपोर्टेड फील होता है। वेरी नाइस मैम। मैम क्या आप हमें थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हैं वेरियस पोजीशंस, लैच और इन सब के बारे में? There are different position that a mother can try. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पोजीशन आपके लिए कंफर्टेबल हो। हर एक फीड में भी आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द वुमेन they prefer sticking to one position. Okay, first is cradle hold position, where you can just say where the baby's head is, the same hand you are using to hold the baby. So let's say my baby is feeding from the left breast, so I'm using my left hand where baby's head is supported on the elbow and butt is supported by the hand. Yes. That is called a cradle held position. Another position, that's an opposite side. If the baby is feeding from the left breast and I'm holding the baby from my right hand, so baby's head is supported by the right hand and butt is supported by the elbow. These are most commonly used positions. Here, you need to support your baby up till your breast. Okay, there is another position which is called football hold. The way one would hold a football on the side. This position is very, very comfortable when a baby has breast preference. When a baby is comfortable feeding from one side, कि अगर आप उनको लेफ्ट ब्रेस्ट से फीड करवा रहे हो, baby is very happy feeding from this. But when you change the side, the right breast से baby is uncomfortable. So practically saying, if I'm feeding my child from my left breast like this, baby is feeding, but he's unable to change the side. So rather than changing baby's side, I would rather change the position of holding my child. So this is how the football hold takes place. Here, mother's hand and the baby is very well supported on the surface, and then baby is latching on from any of the breast side. If the mother has large breast, then also football hold is quite convenient for them to use. And the last one is sideline position. A mother and baby are sleeping side by side. Here again, baby's tummy should be facing mother's tummy. So you can support baby's back by placing a pillow or a roll of a mat. यहाँ पे लैच का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लैच मतलब बेबी का मुंह मदर की ब्रेस्ट के ऊपर कैसे है, या बेबी ने किस तरीके से होल्ड क्रिएट किया है। अगर बेबी का अपर लिप अंदर की ओर है, सो नाक को आप ऊपर की ओर खींच सकते हो। अगर लोअर लिप अंदर है तो नीचे की ओर चेन खींचिए। अगर लैच करने के टाइम, सक करने के टाइम आवाज़ आ रही है, हवा जाने की आवाज़ आ रही है, दैट मीन्स कि ये लैच प्रॉपर नहीं है, तो आपको अनहोल्ड करवाना होता है बेबी को। जहाँ पे आप बेबी को कभी खींच के बाहर नहीं निकालेंगे। यू कैन प्लेस एक फिंगर को
लिप्स के अंदर डाल के बेबी का माउथ ओपन करिए और अनहोल्ड द चाइल्ड एंड वापस ये लैच ऑन की प्रोसेस करिए. इफ यू फील एनी काइंड ऑफ शूटिंग पेन और इफ लैच आपका प्रॉपर नहीं है तभी आपको शूटिंग पेन जैसी फीलिंग आएगी. अगेन आप अनहोल्ड करिए एंड रीहोल्ड करिए. दिस इज क्रेडल होल्ड where the baby's head is right with the hand. There is another position which is called cross cradle hold. मैम बेबी को पूरे दिन में कितनी बार फीड कराना चाहिए एंड व्हाट इज क्लस्टर फीडिंग? So पूरे दिन में यूजुअली बच्चा 8 to 12 टाइम्स इन अ डे रहता है और रात को एवरी 3 to 4 आवर्स बेबी फीड लेता है. Okay, so initially when the baby is born, most of the time बच्चा सोता रहता है. We can say कि 18 to 20 hours बच्चा सोता रहता है. So उस टाइम पे शेड्यूल फीडिंग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चा उठ के आपको खाने की साइन नहीं देगा. So every 2 to 3 hours you just have to hold the baby and do the process of latching on. उसको नींद आ रही है तो भी नींद में भी वो फीड करेगा ही and then he'll keep on sleeping. After almost 2 to 3 weeks, babies usually start gaining weight and give you sign of hunger. उस टाइम पे you should shift to demand feeding. So that is the basic of it. Now about cluster feeding. जैसे हमें पता ही है, हमने सुना भी है कि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं. So even our infants, they face growth spurt. हमारे बच्चों का ग्रोथ स्पर्ट 2 वीक, 3 वीक, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में मेजर किया गया है. ये समय पे बच्चे ज़्यादा जल्दी से हाइट गेन करते हैं, वेट गेन करते हैं और उनके ओवरऑल साइज में भी फ़र्क दिखता है. उसी टाइम पे उनकी ग्रोइंग रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए दे आस्क फॉर मोर फीड. सो हो सकता है कि आपका बच्चा 2 से 3 घंटे में फीड ले रहा हो पर ग्रोथ स्पर्ट के टाइम दे वुड आस्क फॉर फीड एवरी आवर और फ्रीक्वेंट फीड करते रहते हैं and they have a good sleep after that, and this time is called cluster feeding. Cluster feeding आपका breast और breast milk भी detect करेगा and within 2 to 3 days it will establish the needed frequency which is needed for your baby. So that is cluster feeding. Ma'am, why is night feeds important? So रात में मदर की बॉडी में प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई रहते हैं. So अगर कोई मदर को लो मिल्क सप्लाई का प्रॉब्लम है तो उनको नाइट फीड करवाना चाहिए जिससे उनका मिल्क सप्लाई बढ़ेगा. प्लस नाइट फीड में मेलाटोनिन रहता है जो बच्चे की डे एंड नाइट स्लीप एंड वेकअप साइकिल को भी मैनेज करने में काफ़ी हेल्पफुल है और बेबी का ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है. मैम हमें कैसे पता चलेगा कि बेबी इज गेटिंग इनफ मिल्क? ओके, दीज आर सिंपल साइंस दैट द बेबी इज गोना गिव अस. सो सबसे पहले अगर बेबी 6 to 8 टाइम्स एक दिन में सुसु करता है मतलब पी करता है, it's a healthy sign. Another one, if the baby is gaining weight steadily. And the third one, all the time baby is happy and sleeping and not cranky at all. That's a sign. Okay. So Garima, usually lactation counselor के पास मम्मास कब आते हैं और उनको किस तरीके के प्रॉब्लम्स फेस होते हैं? सी मैम, यूजुअली लैक्टेटिंग मदर एक लैक्टेशन कंसल्टेंट के पास अनटिल अनलेस नहीं जाती जब तक उसको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही होती है ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग सेशंस. तो दे आर द प्रॉब्लम्स आर डिवाइडेड लाइक एक निपल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, देन द होल ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं एंड एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम इज लो मिल्क सप्लाई. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. So can you just elaborate a little more on cracked nipples or sore nipples कि जो हमने बहुत ज़्यादा सुना है? Okay. See ma'am, cracked nipples and sore nipples is the one of the most common problems. उसमें क्या होता है जो आपका निपल का अपर पोर्शन होता है उस पर क्रैक्स हो जाते हैं. तो मैम मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रैक निपल्स या सोर निपल्स इज इम्प्रॉपर लैचिंग. आपका लैच प्रॉपर नहीं होता, आपकी स्किन वेल हाइड्रेटेड नहीं होती या ड्राई स्किन होती है एंड जो बहुत इग्नोर होता है प्रॉब्लम दैट इज ओरल थ्रश इन बेबी. ओरल थ्रश इज जो आप वाइट फंगल इन्फेक्शन आप अपने बेबी के माउथ में देख सकते हो. तो दीज आर द कॉजेज. अभी क्रैक निपल्स एंड सोर निपल्स को क्योर करने के लिए सिंपल रेमेडीज आर फर्स्ट एंड फर्स्ट आप अपना लैच प्रॉपर करिए. आप किसी भी लैक्टेशन कंसल्ट को कंसल्ट करके ये देखिए कि आपका बेबी ठीक से लैच तो कर रहा है कि नहीं. सेकेंड, आप अपने निपल एरिया को थोड़ा हाइड्रेटेड रखिए. हाइड्रेटेड इन सेंस आप लेलोनिल क्रीम आता है जो निप केयर बटर आता है दैट इज हार्मलेस टू द बेबी, वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप अपना ही मिल्क
जो लास्ट का जो हाइंड मिल्क आता है वो अपना ही मिल्क आप अपने ब्रेस्ट के ऊपर रेगुलरली लगा सकते हैं। थोड़ा ब्रेस्ट को ओपन उसमें रखिए, बहुत टाइट स्टिफ्ड ब्रास नहीं आपको प्रेफर करनी है। सो ये प्रॉब्लम्स आप, और बेबी का आप ओरल थ्रश चेक कर सकते हैं डेफिनेटली। Okay. और अगर बेबी को ओरल थ्रश हो तो फिर आपको पीडियाट्रिशियन के पास यस जाना मैम, है। यस डेफिनेटली। Oh, okay. Yeah, Garima. So, what is engorgement? Can you just elaborate a little more on that? सी मैम, एंगॉर्जमेंट इज सेंस कि आपको दूध बन रहा है बट वो निकल नहीं रहा है। एंगॉर्जमेंट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जब आप अपना फीड्स मिस कर रहे हो किसी प्रॉपर तरीके से, या आपने डिले ब्रेस्ट फीडिंग चालू करा है, तो ब्रेस्ट मिल्क आपके ब्रेस्ट में स्टोर हो गया है एंड दैट इज कॉजिंग द ब्रेस्ट टिश्यू टू गेट एंगॉर्ज्ड। सो आप इजीली इस चीज़ को क्योर कर सकते हो। आप अपने ब्रेस्ट को एम्प्टी आउट करो। फर्स्ट बेबी को फ्रीक्वेंट फीड्स करवाओ। फ्रीक्वेंट फीड से आपका जो मिल्क एम्प्टी आउट होगा। अगर बेबी नहीं फीड कर रहा है तो पंप इट आउट, आप अपने उसको पंप करके स्टोर कर सकते हो मिल्क को। सेकेंड, अगर तो भी आपको है ऐसा कि ब्रेस्ट एंगॉर्ज हो रहा है, तो आप अपने ब्रेस्ट के ऊपर वार्म कंप्रेसेस करके अपने दोनों हैंड्स की फिंगर से जेंटल ब्रेस्ट मसाज दे सकती हैं एंड ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट कैन बी ट्रीटेड। Okay. So, Garima, anything which is called a serious problem कि जो हर एक मदर को ध्यान रखना ही चाहिए। Yes, ma'am, definitely. Blocked ducts और it turning into mastitis is a very serious problem. Blocked duct मतलब आपका एक particular duct block हो गया है and it has taken a shape of a lump. तो वो, and अगर वो lump untreated रह जाएगा मैम, तो it will get infected or inflamed. That will later cause you fever वाली feeling, malaise. आपको जो लम्प के एरिया पर या फिर ब्रेस्ट के पूरा अगर इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो योर ब्रेस्ट विल फील वार्म और रेड एंड इट्स वेरी वेरी पेनफुल व्हाइल यू फील। तो इस केस में यू डेफिनेटली नीड टू सी अ लैक्टेशन कंसल्टेंट। प्लीज डू नॉट ट्राई एनी होम रेमेडीज। Oh, okay. Yes. And what if a mother is facing low milk supply? Low milk supply is lesser problem than it is perceived as so. Yes. Because लो मिल्क सप्लाई कभी एक प्रॉब्लम होती ही नहीं है अगर आपका बेबी प्रॉपरली ऑन डिमांड फीडिंग कर रहा है। अगर जेन्युइनली आपको लो मिल्क सप्लाई का प्रॉब्लम है तो पहले आप अपने बेबी को फ्रीक्वेंट फीड्स कराइए, उसका डिमांड एंड सप्लाई वाला जो साइकिल है उसको रिस्टोर करिए एंड देन टू यू फील कि नो बेबी इज नॉट गेटिंग इनफ मिल्क, तो आप अपने लैक्टेशन कंसल्ट करिए। What you can do at home is you can keep yourself hydrated. आपका न्यूट्रिशन शुड बी बैलेंस्ड इनफ एंड आपका मेंटल स्ट्रेस शुड बी वेरी लेस। आप अगर एट योर ब्रेन लेवल अगर आप यू आर स्ट्रेस फ्री तो डेफिनेटली लो मिल्क सप्लाई विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। That's so right. So, Garima, as a society is progressing, there are a lot of working mothers, but at their workplace or even to cope with the demand of breastfeeding, sometimes they give up on breastfeeding. Yes, ma'am. Any idea or any suggestion or any guidelines you would like to give to them so that they can continue breastfeeding their child at least up to 6 months? Yes, ma'am. First of all, hats off to all working women. You have chosen breastfeeding. I'll suggest कि if possible, if your work permits, your workplace permits, your seniors are agree to this, आप अपनी maternity leave please 6 months तक extend करवाइए. If not possible, if your work is like कि अगर आप घर से काम कर सकते हैं तो please prefer work from home. If ये भी possible नहीं है तो अगर आपको ज्वाइन करना है वर्क तो 1 month prior आप अपना पंपिंग शेड्यूल सेट कर लीजिए। जस्ट पंप आउट योर ब्रेस्ट मिल्क एंड स्टोर इट फॉर लेटर ऑन यूजेस एंड आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल्सो आप अपना पंपिंग शेड्यूल वहाँ कंटिन्यू करिए। एवरी 3 to 4 hours में आप एक ब्रेक लीजिए एंड जस्ट पंप आउट द मिल्क एंड कीप इन द स्टोरेज बैग्स एंड स्टोर इट। So very well said. And I'm sure this would be quite helpful for all the working mamas. Yes. So Garima, can you just tell us how to store the milk? What are the temperatures needed for it? Yes, ma'am. If you are in pleasant temperature, like it's 24 to 26, 27 degree, तो आप अपना ब्रेस्ट मिल्क आप जो आपने पंप आउट किया है अगर वो बॉटल में या स्टोरेज बैग्स में है तो आप आराम से उसको 3 to 4 hours के लिए
एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर रख सकते हैं. नॉर्मल एज आई सेड 24 to 27 डिग्री सेल्सियस. अगर आपको अभी यूज़ नहीं आएगा इमीडिएटली तो इन अ प्रॉपर स्टेराइल स्टोरेज बैग्स आप उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं. इफ़ यू आर keeping in the refrigerator, then you can keep it for 2 to 3 days. And if you're freezing it, so of course the freeze milk can go up to 6 months. Up to 6 months आप उसको use कर सकते हैं. That's great. Do they need to label it? Yes, ma'am. Labeling is damn important because अगर हम लोग प्रॉपरली लेबल करेंगे तो हमारे लिए ऐसा होता है जो पहले हमने पंप आउट किया है वो हमें पहले यूज़ करना है, जो लेटर ऑन पंप आउट किया है वो बाद में यूज़ करना है. तो प्रॉपरली लेबल करके आप अपने फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं. और उसको डायरेक्टली गैस पे गर्म नहीं कर सकते? नहीं मैम. द ब्रेस्ट मिल्क अगर आपने अपने फ्रीज़र से निकाला है तो उसको थॉ करने के लिए रखिए. थॉ मीन्स आप नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी लीजिए, अपने स्टोरेज बैग को जैसे अपन किसी बर्तन में पानी लग के अपने स्टोरेज बैग को उस पर रखिए एंड इट विल कम डाउन टू नॉर्मल टेम्परेचर. डू नॉट हीट इट, डू नॉट हीट मदर्स मिल्क. अब जैसे ही वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए यू कैन फीड योर बेबी. ओके, दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल. तो डॉक्टर गरिमा, क्या वर्किंग प्लेसेस में ऐसी कोई फैसिलिटीज़ या सपोर्ट सिस्टम होता है जिससे मदर्स अपनी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी कंटिन्यू कर पाए? Yes, ma'am. A good question. Ma'am, first I need to tell कि इंडियन गवर्नमेंट हैव मेड अ लॉ, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 2017, जिसमें उन्होंने वेरियस पॉइंट्स कवर किए हैं फॉर लैक्टेशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग इन वर्किंग वीमेंस. तो फर्स्ट इज मेटर्निटी लीव. Maternity leave now has been extended to 26 weeks. 26 weeks BPNI की हेल्प से हो पाया है. एंड इसमें आप 8 weeks प्रायर टू योर डिलीवरी आप ये रिज्यूम कर सकते हैं कि आपको मेटर्निटी बेनिफिट का फ़ायदा मिल जाए. इनफैक्ट जो मदर्स ने बर्थ नहीं दिया है, लाइक जिन बेबीज़ को उन्होंने अडॉप्ट किया है या जो बेबी सरोगेसी से मदर्स के पास आए हैं, उन मदर्स को भी 12 weeks का लीव मिलता है मैम. एंड हमारे पास जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में कंपनीज हैं जहाँ पर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, दे आर बाउंड टू प्रोवाइड लैक्टेटिंग फीमेल्स अ क्रेच फैसिलिटीज एंड दे हैव अ रूल कि एवरी 3 to 4 hours में एक लैक्टेटिंग मदर्स को ब्रेक मिलेगा सो दैट दे कैन रेस्ट and they can continue with their pumping sessions in that facilities, ma'am. Okay. So अभी in this era हम लोगों को working females को बिल्कुल गिल्ट में जीने की ज़रूरत नहीं है कि we can't breastfeed. We can definitely breastfeed. We can definitely provide the benefits of breast milk to our child. And इसमें society, hospitals and people like us, you and me, हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द वर्किंग वुमेन. Definitely, so very well said. Tushita ma'am, I need to ask, as a childbirth educator, what is your role in promoting breastfeeding, ma'am? Okay, so चाइल्ड बर्थ एजुकेटर का काम क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट गर्ल्स को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग करे फॉर द फेज ऑफ प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, breastfeeding and after birth care. So during their pregnancy phase only, they do different kind of workout. They are able to connect with their body. They understand the changes which is happening in their breast and the body. Moreover, there are different kind of sessions जहाँ पे वो और उनके पूरे फैमिली, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग की आप बात कर रहे हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग के सेशंस के अंदर प्रेग्नेंट मदर्स, उनके मदर और उनके मदर इन लॉ सभी साथ में आते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जिस वजह से पूरे फैमिली को ब्रेस्ट फीडिंग की कैसे प्रोसेस होती है, द पोजीशंस कहते कैसे होती है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे हम ढूंढ पाए और कब आपको लैक्टेशन काउंसलर की ज़रूरत है, ये सभी चीज़ें पहले से समझाई जाती है. सो नॉट ओनली अ प्रेग्नेंट वुमन बट द होल फैमिली इज़ प्रिपेयर्ड फॉर बर्थ एंड ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस. Okay. All my new mothers. So I'm sure कि all of you must have felt कि मदरहुड की जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल है बट साथ साथ में चैलेंजिंग भी इतनी है, और मुझे पता है all my new mothers will agree with this. So take one thing at a time. Do not plan too much. Ask for help. People are ready to give you support, but here you need to tell them what kind of support you need.
कई बार ऐसे भी दिन आते हैं कि जहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आता है कि whether you need support, whether you feel like crying, whether you feel like talking to someone, तो that is called baby blues. अगर ऐसी कोई भी आपको फीलिंग आए तो आप बात करिए, आप अपने इमोशंस के ऊपर नीचे होने की भी बात अपने फैमिली मेम्बर्स से कर सकते हैं. डू नॉट एवर फील जज बाय एनीवन. ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, सो टॉक अबाउट इट. Seek for a guidance from a certified lactation counselor. This is needed for a beautiful journey post-delivery. All of you are doing an amazing work because you all are amazing mamas. इन द लास्ट मैं सिर्फ इतना ही कंक्लूड करना चाहूँगी कि बेबीज़ नीड मॉम मेड, ना कि मैन मेड. सो प्लीज़ मदर्स, नेचुरल प्रोसेस को नेचुरली होने दीजिए. आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए अरे ब्रेस्ट फीड कराना, आप जितना सोचेंगे ना वो उतना डिफ़िकल्ट होता जाएगा. उसको नेचुरली होने दीजिए. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. बेबी इज़ बाउंड टू ब्रेस्ट फीड. सारे मैमल्स जो भी आप देख रहे हैं, सब मैमल्स अपने आप ब्रेस्ट फीड कर लेते हैं, तो आपका बेबी भी करेगा. जितना स्ट्रेस आप लेंगे उतना वो डिफ़िकल्ट जर्नी होने लग जाएगी. एंड कभी भी आपको ऐसा फील होता है कि यू नीड सपोर्ट और यू नीड अ गाइडेंस, अ लैक्टेशन कंसल्टेंट अपने नियर बाय ढूंढिए. प्लीज़ बात करिए, या फैमिली का सपोर्ट सीख करिए. एंड जितना पॉसिबल है कीप योर बेबीज ऑन योर मिल्क ओनली. थैंक यू.